स्टॉक एक्सरे। हम इसमें आज बात करेंगे कुछ चुनिंदा ऐसे बड़े नामों की जो अच्छे ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनियां हैं और ये पिछले 2 साल में 2 साल के जो हाइज हैं वहाँ से 50-50 60-60% टूट गए काउंटर। अब इनमें करना क्या ये सस्ते हैं नहीं है, इनको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। 50% तक सस्ते शेयर हुए हैं। देखो अदानी ग्रीन्स करीब 60% टूट चुका है। ये अपने 2 साल का हाई था इसका 2174 रुपये का, वहाँ से करीब 60% नीचे है। जुपिटर वैगन 748 रुपये का इसका हाई है, वहाँ से 65% नीचे है। फिलिप्स कार्बन ब्लैक गोयनका ग्रुप की कंपनी जहाँ से C8 टायर निकलते हैं, PCBL उन्हीं वहाँ से ही आता है। मतलब ये काउंटर 54% नीचे आज चला हुआ है थोड़ा सा। SW सोलर इसको रिलायंस ने ले लिया है और उसके बावजूद 810 रुपये का हाई था इसका 2 साल का, अभी ये 168-65 की रेंज में चल रहा है शेयर। 80% तक सस्ता मिल रहा है। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी ये करीब 50% सस्ती मिल रही है। जी एंटरटेनमेंट आपको 53% सस्ता मिल रहा है। गेल करीब 44% सस्ता मिल रहा है। मतलब कि बहुत सारी कंपनियां, लिस्ट तो ख़त्म नहीं होगी, अगर हम बनाने लगे तो ये लिस्ट शाम तक, मतलब मैं समझता हूँ कि कम से कम 2-3 हज़ार शेयर आ जाएंगे इसमें। लेकिन कुछ नाम ये जो बड़े हैं, इनमें किसी में खरीदारी करने का मौका या नहीं है, इनमें एक एक करके शुरू करते हैं। अदानी ग्रीन्स, प्रदीप भाई ऑल टाइम हाई की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, केवल 2 साल के हाई की बात कर रहा हूं, वहां से 60% सस्ता मिल रहा है। क्या करें इस काउंटर को? अगर लॉन्ग टर्म किसी को यहां से रख के सोचना हो, नॉट शॉर्ट टर्म, वो रोज सवाल नहीं पूछेगा, वो आपसे 1 महीने में भी सवाल नहीं पूछेगा, वो 1 साल बाद सवाल पूछेगा। अगर वो व्यक्ति है, उसके लिए क्या राय रहेगी? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे भी बाई करेंगे तो एक स्ट्रिक्टली ना स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए, जो कि 755 के रेंज पे होगा। 755 के रेंज पे एक स्टॉप लॉस मतलब करेंट जोन से भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे अप्रोक्स। सो अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं और आपके पास लंबे टाइम का वक्त है, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको 1130 तक आपको मूव मिल सकता है। लेकिन ऐसे ट्रेड में ना ज्यादा कॉन्फिडेंस मैं होता नहीं हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया है और उसके बाद हो सकता है कि और 6 महीने तक ये अपना कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा हम ओवरऑल ग्रीन एनर्जी थीम को देखेंगे, इतना रैली आया नहीं है। मुझे लगता है कि जब रैली आएगा तो डेफिनेटली इसमें अच्छा खासा एक मूव देखने को मिलेगा। 1150 1160 तक देखने को मिलेगा। अगर किसी के पास फिलहाल आज कल में है और आप फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढना चाहते हो, तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। लेकिन चार्ट में मैं, क्योंकि लेवल टू लेवल बात करना पड़ेगा, तो 755 में एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए। लेकिन फ्रेश बाई करने का सलाह अदानी ग्रीन में इनफैक्ट मेरे तरफ से अभी नहीं है। ठीक है, तो अदानी ग्रीन में फ्रेश बाय करने का अभी सलाह प्रदीप जी की तरफ से तो नहीं है। अब बात करते हैं जुपिटर वैगन की। ज़बरदस्त शेयर चला था 2024 में, और देखो अगर मैं रेलवे के सारे शेयरों को डाल दूंगा तो सभी की हालत वही है, 50-50 60-60% नीचे। हमने केवल रेलवे से एक सैंपल के तौर पे जुपिटर वैगन ले लिया। 65% नीचे है अंबाला मैम। कोई व्यक्ति अगर आज के भाव से लेके और इस 748 के इनके 2 साल के हाई के बीच में कहीं भी फंसा हुआ है, क्या वो इन लेवल्स पर अब लॉन्ग टर्म सोचते हुए कि भाई बहुत गिर गया, सब कुछ हो गया, सब देख लिया इसने, क्या एवरेजिंग कर सकता है या अभी भी रुके? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि आपका विजन, आपका व्यू, आपके इन्वेस्टमेंट के साथ आपका कमिटमेंट बहुत क्लियर है कि आप 1 साल की बात कर रहे हैं। और उस 1 साल के दायरे पर ये स्टॉक, मुझे जो टारगेट्स आते हुए दिखते हैं, अगर वो आपको लगे कि हाँ इतने आने से आपका काम हो जाएगा, तो आप देख लीजिए। मुझे कहीं ना कहीं 320 का एक पहला हर्डल पॉइंट लगता है इसके लिए। अगर टेक्निकल चार्ट पर जाएंगे, फंडामेंटल्स की बात करेंगे, हम पहले चार्ट से समझ लेते हैं। 320 इज समथिंग विच इज वेरी वेरी लाइकली टू कम। इसके बाद ये काउंटर है आपका लगभग 450 तक का। सो इन एंड ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपको एक एटलीस्ट बाइंग की अगर आप बात करोगे आज की इन्वेस्टमेंट एवरेज से, तो आपको 20% मिनिमम की बात कर रहे हैं हम। और अगर सेंटीमेंट जैसे हम देख रहे हैं सब कुछ ठीक रहता है, तो 50 से 70% की रेंज और एक्सटेंड हो सकती है। सो दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल दिस बिजनेस है। और दूसरी बात, जो जी। इसकी ऑर्डर बुक है बहुत बढ़िया है। इंडस्ट्री में क्या यहाँ पर हम इसमें कोई ग्रोथ देख सकते हैं? बढ़े हुए मेटल्स के दाम ऑलवेज इज गोना बी अ कॉज ऑफ कंसर्न, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी ही है कि जहां पर एक कोर सेक्टर का पार्ट है ये, और कोर सेक्टर पर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट कैपेक्स इंड्यूस कर रही है। हैविंग सेड ऑल दैट, कि आपको इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इन माय ओपिनियन,
और आपकी स्ट्रेटेजी ये फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। एक साल के हिसाब से काउंटर बुरा नहीं है, अच्छा काउंटर है। और JWL मैं पहले से बता भी देती हूँ एक बार, रिसेंटली इन द मंथ ऑफ मार्च आई थिंक हमने इसको मेरे ख्याल से 260 वगैरह पे बाय किया था। उसके बाद का जो मूवमेंट था वो 300 315 सब हमको मिला। देन वापस से हम लोग इसको रिकंसिडरेशन में लाएंगे और मेंबर्स के पास भी मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक आइडिया के तौर पर ये रहेगा। तो आप इसको प्री डिस्क्लोजर के तौर पर भी लेके चल सकते हैं। ये काउंटर अच्छा है, बिजनेस में दम है। इसकी ऑर्डर बुक की बात करें 5041 करोड़ रुपए की है दिसंबर के हिसाब से। दिसंबर में जो इन्होंने कॉन कॉल में एनालिस्ट कॉल में बताया था 5000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास ऑलरेडी है। मार्केट कैप 11000 करोड़ की है। जो क्वार्टरली रेवेन्यू है वो करीब 700 से 1000 करोड़ रुपए के बीच में। तो करीब करीब इनके पास 2 साल की ऑर्डर बुक तो पड़ी हुई है, क्योंकि इनका अगर हर क्वार्टर का रेवेन्यू उठाकर देखोगे तो करीब 2500 मतलब 700 करोड़ का है। तो अगर एनुअल रेवेन्यू उठा के देखोगे तो 2500 से 3000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू इनका बैठेगा। तो उस हिसाब से करीब 2 साल की ऑर्डर बुक इनके पास पड़ी है, जैसा कि अंबाला मैम ने बोला। अब अगला काउंटर देखते हैं, PCBL फिलिप्स कार्बन ब्लैक। प्रदीप भाई, अगर टायर बनेगा तो कार्बन ब्लैक तो लगेगा ही लगेगा, और उसकी सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी, और इसकी बुरी हालत हो गई है। 584 रुपये 40 पैसे का हाई लगाया, वहां से 54% नीचे आ चुका है ये काउंटर। क्या ये अभी भी सस्ता नहीं हुआ या अभी भी प्रॉब्लम है इस काउंटर के साथ? मुझे लगता है कि देखिए ऑलरेडी आज जिस तरीके से एक रैली आया है बहुत शानदार है, और एग्जैक्टली सपोर्ट जोन के आसपास से ही आया है। ऑलमोस्ट 225 220 के रेंज पे एक सपोर्ट था ऑलरेडी। अब देखिए रिसेंट जो लो था ऑलमोस्ट 225 223 के रेंज पे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक अच्छा खासा जो बाउंस देखने को मिल रहा है हमें। अगर थोड़ा बहुत 3 से 4 क्वार्टर का व्यू है, मोटा मोटा 11 से 12 मंथ का अगर किसी के पास व्यू है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें बहुत ही फेवरेबल लग रहा है मुझे। 215 का रहेगा स्टॉप लॉस। अगेन आपको काउंटर यहाँ पे 310, उसके बाद मुझे लगता है कि 380 तक मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना है। आरपीजी ग्रुप की कंपनी है, गोयनका ग्रुप की कंपनी है। हालांकि वो थोड़ा सा अलग अलग प्रमोटर है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ग्रुप एक है, मतलब ग्रुप एक जैसा ही है। तो एक समय में तो एक ही था, तो और बहुत अच्छे से लीड किया है इन दोनों ही कंपनियों ने, सीएट ने और फिलिप्स कार्बन ब्लैक में। और यहाँ पर राय मिली है, ग्रुप ज़बरदस्त, और काउंटर में अब यहाँ पर बाउंस बैक दिख रहा है। SW सोलर मैम, रिलायंस के खाते में गई थी ये कंपनी, रिलायंस ने खरीदा था इसको 810 रुपये पर। इसका 2 साल का हाई है, 810 रुपये 80 पैसे। गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। ग्रीन एनर्जी पर फोकस है सरकार का। कंपनी ठीक ठाक काम कर रही थी, लेकिन शेयर काम ठीक से नहीं कर रहा, 80% गिर गया। सस्ता हो गया है या अभी भी महंगा है मैम? सस्ता हो गया है, एंड फोकस और मजबूरी में जो फर्क है वो समय का है। और फोकस तो पहले भी था, मजबूरी अब फोकस के साथ है। क्रूड के जो अनसर्टेनिटी मार्केट को जिस तरह से परेशान कर गई है, और एनर्जी क्राइसिस पर जिसपे एक पिन पॉइंट पेन बनकर जो सामने आई है, इससे नॉन क्रूड बेस एनर्जी स्टॉक्स जितने भी होंगे उनके ऊपर फोकस मजबूरन बढ़ेगा। तो आई थिंक मैंने इसको वेल डिफाइन करने की कोशिश की है। तो SW सोलार में यू कैन बी एन इन्वेस्टर। अगर 1 साल का नजरिया मत रखो, लेकिन क्योंकि 1 साल में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और भी 1 साल से अपने नजरिए को 2 साल तक का शिफ्ट करो, सो दैट इसका पूरा जो एक अपसाइड मूवमेंट है दैट यू शुड बी एबल टू एनकैश। तो वो एक व्यू रखिएगा। बाकी नीचे के भाव पर आज खरीद लिया है, और इसके बाद ये स्टॉक वापस से 150 या 30 चला जाए, एवरेज करने की जरूरत पड़ी तो एवरेज मत करना। जितनी क्वांटिटी रखनी है अब रख लीजिए, और एवरेज करिएगा मत। एक स्टैंडर्ड सजेशन है, बाकी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या आप उतना आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप डिसाइड करिएगा कि बिकॉज ये बहुत हाई वोलेटाइल नेचर का स्टॉक है, आप फंडामेंटली अगर आप जाएंगे तो शायद आपको इसमें उतनी स्मूथनेस ऑफ प्रॉफिट ना दिखे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक जंप आया है, और वो जंप एक इसके लिए प्राइस एक्शन को सपोर्ट कर जाएगा, प्रॉफिट में जो जंप आया है। सो अपने पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से तो मैं आपको स्टैंडर्ड रेंज बता रही हूँ वेटेज, बाकी आप अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लेना। It should be minimum like 3% and up to 5% in a single portfolio. जो ऐसे लोग हैं जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड थीमेटिक इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, सो ये उस काउंटर में, उस स्ट्रेटेजी में एकदम फिट बैठेगा।
बिल्कुल ठीक है। और देखिए कंपनी की ऑर्डर बुक 10,400 करोड़ रुपए की, और कंपनी कह रही है कि इस साल में हम 11,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर ले लेंगे, जिसमें से 3 क्वार्टर में कंपनी ने 7,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर ले भी लिए हैं। तो इस क्वार्टर में कंपनी को देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये 4,000 करोड़ रुपए की जो इनकी एक्स्ट्रा जो गाइडेंस बची है इस क्वार्टर में वो पूरी हो पाती है नहीं हो पाती है। रिलायंस ग्रुप की कंपनी, और यहाँ पर मैम ने लेवल बता ही दिए। अब फटाफट से और इन 2-3 काउंटर पर बात कर लेते हैं। ABFRL, बिरला ग्रुप की कंपनी, यहाँ पर भी 50% फॉल है प्रदीप भाई। 120-21 रुपये का शेयर हाफ वैल्यू पर मिल रहा है। इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न खराब हुआ है, ये मैं तो 100 के ऊपर जाने पे भी मैं कंफ्यूज रहूंगा, क्योंकि जिस तरीके का फॉल, एक तरफा सेलिंग यहाँ पे है। सो आई डोंट थिंक यहाँ पे बाई करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक टाइम पे स्टॉक इतना हाई वैल्यू में था और लगातार एक सेलिंग प्रेशर, एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेस फॉर्मेशन भी चाहिए, और बेस फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है, ऑल टाइम लो में आ चुका है। सो इसमें कोई भी मतलब वो एश्योरिटी नहीं आ रहा है कि चलो ऐसे स्टॉक चलेगा कि नहीं। टेक्निकल चार्ट बहुत खराब है, तो मुझे लगता है कि क्लियर कट इग्नोर करना चाहिए इस स्टॉक को। ठीक है। जी एंटरटेनमेंट, मैम किसी ज़माने में एंटरटेनमेंट की दुनिया का बेताज बादशाह, और आज बिल्कुल देखिए 164.40 का इसका 2 साल का हाई है। और अगर मैं इसका ऑल टाइम हाई ले लूँगा तो शायद अगर कोई उस लेवल पे फंसे हुए हैं तो उन लोगों को तो मतलब क्या ही बोलूँ, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 619 रुपये का, जो साल 2018 में लगा था। तो मतलब 10% वैल्यू पर मिल रहा है अगर ऑल टाइम हाई से देखोगे, और 2 साल के हाई से देखोगे तो 50% से ज़्यादा डिस्काउंट। मैडम अभी क्या करें इस काउंटर पर? ऑलराइट, पहले मैं निफ्टी इंडेक्स मीडिया जो है उसको एक बार आपकी नजर में जरूर लाती हूँ, ताकि आपको एक रैशनल मिल जाए कि क्यों मीडिया सेक्टर थोड़ा सा चल सकता है। तो हमेशा एक बात होती है कि जहां पर प्रॉफिट है वहां पर बुकिंग होगी, और जहां प्रॉफिट नहीं है वहां पर जहां पर दबाव है वहां पर वैल्यू बाइंग होगी। अब वो वैल्यू बाइंग ट्रेड वाली भी हो सकती है फॉर द शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव, और अगर बिजनेस चलने लायक है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आइडिया बन जाता है। तो निफ्टी मीडिया इंडेक्स को जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको एक रीबाउंड दिखेगा, और उसी के चलते आप कोई भी स्टॉक उठाइए फिलहाल के लिए मीडिया सेक्टर से, चाहे वो सन टीवी हो, चाहे वो एनडीटीवी हो, एनडीटीवीएस, या फिर आपका जील हो, ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये थोड़े से चल सकते हैं। एंड जील को आप ट्रेड के लिए ही कंसिडर करिए, बिकॉज इसका नेचर जो है ट्रेड में, मतलब स्टॉक होने के बाद भी ऑप्शन जैसा भाव आपको ये दे सकता है, ऑप्शन जैसे मूवमेंट आपको दे सकता है। सो कंसिडरिंग दैट अभी ये सेक्टर से सस्ता भी है। स्मॉल कैप लगभग आज भी गिरने के बाद भी 7,000 करोड़ से ज्यादा की कम मार्केट कैप इसका अभी भी है। और बाकी सारी चीजें अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो जील में आपको क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ना 100% का प्रॉफिट जंप दिख रहा है, नेट प्रॉफिट जंप, विच इज समथिंग इंटरेस्टिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो यहाँ ये सारी चीजें जो है ये कंफर्मेशन देती है कि रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज प्राइस आपको ये बता रहा है कि यहाँ रिस्क कम है। तो इसीलिए अभी ये 75-74 की रेंज में आपको, 74-76 की रेंज में आपको मिलेगा। सो यू गॉट टू मेंटेन अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस हियर व्हिच इज एट 65। इसके लिए छोटा ही है 65 का स्टॉप लॉस। एक्सपोजर कितना रखना है इस प्राइस पॉइंट पर, जो भी आपने इसके लिए डिसाइड किया है, यू कैन कीप इट लाइक 80% अभी, और 2-4 दिन में अगर आता है तो कंडीशनल, 2-4 दिन में अगर दोबारा 70 के पास आया तो और ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज 80% एक्सपोजर ही आप इसमें मेंटेन करके मिनिमम आप यहाँ पर 88 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट सीधा 105 का आप चेज कर सकते हैं। सो कंडीशंस, प्राइस, फंडामेंटल्स, प्रॉफिट, वैल्यूएशन इस समय सूट कर रही है इसके लिए। ठीक है। लास्ट काउंटर प्रदीप भाई, गेल। इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि एक तो गैस की प्रॉब्लम हो गई, एक वो जो पीएनजीआरबी से जो ऑर्डर आया था जो गैस की ट्रांसमिशन लाइन के लिए, जो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि 78 रुपये पर कुछ था इनकी यूनिट जिसमें ये मेज़र करते हैं, MBTU था आई थिंक, वो उन्होंने बोला था कि 78 रुपये तक कर दो, और पीएनजीआरबी ने शायद 65 किया था, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था 72-73। उस समय तक ये शेयर 190-95 चलता था, वहाँ से टूट के 160-70 की रेंज में आया, और ये जो गैस का संकट आया, तेल का संकट आया, उसमें टूट के अब 140 के भी नीचे आ गया। क्या करें सर, 44% नीचे अपने 2 साल के हाई से? देखिए मुझे लगता है कि सर अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, चार्ट में वीकनेस है 115 118, उससे पहले तो स्टॉक रुकेगा नहीं, अभी भी नीचे डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो या तो नीचे आने पे एक बार रिव्यू करेंगे, अदरवाइज बेटर होगा ऐसे स्टॉक पे मोमेंटम, और जितने भी स्टॉक को लेके मैंने डिस्कशन किया है
हर एक स्टॉक पे बेटर होगा वैल्यू इन्वेस्टिंग ना ढूंढ के एक बार मोमेंटम बेस इन्वेस्ट करना, क्योंकि मोमेंटम है उसमें मैच्योर बायर्स आएगा, पहले तो बेस फॉर्मेशन होगा उसमें, उसके बाद यहाँ पे मैच्योर बायर्स आता है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज ऑफ विन थोड़ा हाई हो जाता है। तो गेल के साथ भी सेम है, मुझे लगता है कि जिस तरीके का चार्ट थोड़ा वीकनेस अभी भी है, 118 120 तो आपको इजीली मिलेंगे, और 168 170 के ऊपर इसमें मोमेंटम पॉसिबल होगा, तो बीच में अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये कुछ एक शेयर, देखिए लिस्ट तो खत्म नहीं होगी, लेकिन हाँ ये कुछ एक प्रोमिनेंट शेयर जहां पर कि हमारे दर्शक अक्सर सवाल पूछते हैं, फंसे हुए हैं, उनको हमने लेने की कोशिश की है। प्रदीप भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, लेकिन जाने से पहले आपका वो 15-20 सेकंड वाला डिस्क्लेमर और चल जाए जरा। जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा है हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी एंड मेंबरशिप ऑफ बीएसई सर्टिफिकेशन ऑफ एनआईएसएम, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट टू प्रोवाइड एश्योरेंस टू रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो ऐसे कुछ कॉल हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकते हैं कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। एंड बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी एंड मनी नाइन्स को, सारे दर्शकों को, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। थैंक यू प्रदीप भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू।